हेलो दोस्तों, अक्यूट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय से लंग्स में जो नली जाती है उसमें सडनली क्लॉट जम जाता है या खून का थक्का जम जाता है, जिस वजह से लंग्स का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। यूजली जिस तरह से हार्ट अटैक आता है तो हार्ट की नलियों का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, वैसे इसी बीमारी में लंग्स की नलियों का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अशुद्ध ब्लड लंग में नहीं पहुँच पाता है और जिस वजह से ब्लड का शुद्धिकरण नहीं हो पाता और पूरा शरीर अशुद्ध ब्लड सर्कुलेशन शरीर में होने लगता है। अगर ये बीमारी को सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये भी हार्ट अटैक जैसी ही जानलेवा बीमारी है। आज हम बात करेंगे इस बीमारी में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी यानी जो खून पतला करने वाला इंजेक्शन देते हैं उसका क्या रोल है, कब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, क्या इसके फ़ायदे, क्या सक्सेस रेशियो है और यदि ये वर्क नहीं करता तो क्या ऑल्टरनेटिव्स वगैरह रहते हैं, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन। सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति को अक्यूट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो इको द्वारा, ईसीजी द्वारा, सीटी स्कैन द्वारा पहले आप बीमारी को कंफर्म करते हैं। यदि बीमारी कंफर्म होती है और यदि नलियों में बहुत ज़्यादा क्लॉट बर्डन है जिसकी वजह से राइट साइड का वेंट्रिकल जिस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उस वेंट्रिकल को लंग्स में ब्लड को पंप करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो कई बार वो फेल हो जाता है। यदि ये फेलियर वाले साइंस अगर मिल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली खून पतला करने का इंजेक्शन देना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत छोटा क्लॉट है, लंग्स की नली में बहुत ज़्यादा क्लॉट नहीं है, वहाँ पे ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि इंजेक्शन से जितना बेनिफिट है वर्सेस जितना रिस्क है लगभग बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अगर छोटा क्लॉट है तो वो धीरे धीरे करके खून पतला करने के वाली जो टैबलेट्स देते हैं उससे वो धीरे धीरे करके गल जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। और उस तरह के पेशेंट को खून पतला करने वाला स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन यानी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नहीं देते। बेसिकली ये थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी वही इंजेक्शन होता है जो हार्ट अटैक के पेशेंट दिया जाता है। ये भी दो तरह का बेसिकली होता है, फर्स्ट जनरेशन लाइटिक एजेंट जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस और लेटेस्ट जो थर्ड जनरेशन लाइटिक एजेंट्स है जैसे रेटिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस, ऑल्टिप्लेस। फर्स्ट जनरेशन वाले को धीरे धीरे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है और थर्ड जनरेशन वाले को फास्ट दिया जाता है। फर्स्ट जनरेशन वाला थोड़ा सस्ता आता है, थर्ड जनरेशन वाला महंगा आता है। यूजली एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में यदि आप कंफर्म कर लेते हैं कि एम्बोलिज्म है और कोई और दूसरी डायग्नोसिस तो नहीं है जहाँ RARV या राइट वेंट्रिकल डायलेटेड है कोई दूसरे कारण की वजह से, वहाँ पे आप इसको नहीं देते। पर अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो इंजेक्शन आप इसको दे सकते हैं। ये इंजेक्शन बेसिकली खून पतला करने का इंजेक्शन है और लंग्स की नली में अगर क्लॉट है तो धीरे धीरे करके ये क्लॉट को डिसॉल्व करता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो चालू हो जाता है और लंग्स में ऑक्सीजनेशन चालू हो जाता है। ज़्यादातर ये इंजेक्शन हम पेशेंट को बोलस एजेंट्स की फॉर्म में देते हैं जैसे रेटिप्लेस, ऑल्टिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस, ये फास्ट एक्टिंग एजेंट्स है। तो रेटिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस को हम सिंगल शॉट में देते हैं और ऑल्टिप्लेस को हम बोलस में देते हैं जिसमें वो 1 घंटे तक लगभग चलता रहता है, इन्फ्यूजन में धीरे धीरे करके जाता रहता है बॉडी में। स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस को जब दिया जाता है तो वो स्लो इन्फ्यूजन में 24 से 48 घंटे तक धीरे धीरे करके चलता रहता है। ज़्यादातर मैं यूजुअली स्ट्रेप्टोकाइनेस को या यूरोकाइनेस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में यदि आप रैपिड एक्टिंग इंजेक्शन देते तो कभी कभार मेरे कुछ पेशेंट्स में मैंने डिटोरिएशन देखा है, पेशेंट सडनली कंडीशन बिगड़ जाती है सडनली जब रैपिड एक्टिंग इंजेक्शन आप देते हो तो इसलिए अगर धीरे धीरे करके ब्लड जाता रहे और क्लॉट को डिसॉल्व करता रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि इसकी कोई कंपैरेटिव एनालिसिस बड़ी स्टडीज़ नहीं हुई है जो कहती कि कौन सा एजेंट ज़्यादा बेटर है। स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह कंपैरेटिवली सस्ते आते हैं, रेटिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस महंगे आते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इनको प्रेफर करता हूँ जो सस्ते वाले हैं। पर अदरवाइज़ रेटिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस या ऑल्टिप्लेस भी दे तो भी चलेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेस का दाम 1-2 हज़ार 3 हज़ार के आसपास है, जबकि रेटिप्लेस का लगभग 40,000, टेनेक्टिप्लेस का 50,000, ऑल्टिप्लेस का लगभग 60,000 का एक इंजेक्शन, इतना कॉस्टली तक आते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शंस है। मैं ज़्यादातर सस्ते वाले प्रेफर करता हूँ क्योंकि रिजल्ट्स मुझे लगता है कि ज़्यादातर लगभग बराबर है। हालांकि कोई कंपैरेटिव एनालिसिस बड़ी स्टडी ऐसी नहीं हुई है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है कौन सा नहीं। इंटरनेशनल गाइडलाइंस में ऑल्टिप्लेस रिकमेंडेड है। वो जो भी स्टडीज़ इसमें हुई है बड़ी वो ऑल्टिप्लेस के साथ हुई, तो गाइडलाइन ज़्यादातर ऑल्टिप्लेस यूज़ करती हैं। आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन इनमें कोई भी एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो सही या गलत नहीं होगा, कोई भी एजेंट को वो यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रेफर करता हूँ, कोई और दूसरा ड्रग यूज़ करे तो गलत नहीं है। इसमें इंजेक्शन देने के दौरान बेनिफिट ये है कि जो क्लॉट है या खून का थक्का है वो गल जाता है तो ब्लड का फ्लो चालू हो जाता है। एक थोड़ा सा रिस्क ये रहता है या इशू ये रहता है कि कई बार लंग्स में क्या होता है कि मल्टीपल क्योंकि चैनल्स अवेलेबल रहते हैं, तो जब एक नली बंद हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि आप इंजेक्शन अगर देते हो तो ब्लड दूसरी नली की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ में रेजिस्टेंस ज़्यादा है
दूसरी तरफ रेजिस्टेंस कम है तो ब्लड थोड़ा दूसरी नली की तरफ चला जाता है। तो इससे कभी कभार हमारा अगर रैपिड एक्टिंग इंजेक्शन हम देते हैं तो कई बार वो वेस्ट हो जाता है कि ब्लड जिस जगह पे क्लॉट है वहाँ पहुँच ही नहीं पाता और दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए स्लो एक्टिंग इंजेक्शन में हमें लगता है कि धीरे धीरे करके अगर इंजेक्शन दिया जाए तो धीरे धीरे करके डिजॉल्व होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा क्लॉट वहाँ पे खून पतला होता रहेगा और लगभग 12 से 24 घंटे में रिस्पॉन्स आ जाएगा। हार्ट अटैक के कंपैरिजन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म में टाइम फॉर ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा क्रूशियल नहीं है। हार्ट अटैक के केस में क्या होता है कि जो हार्ट का सेल्स का ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई है वो हार्ट की नलियों पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए जब हम नली बंद हो जाती है तो सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। जबकि एम्बोलिज्म में ऐसा नहीं है, लंग्स के सेल्स का जो ऑक्सीजन सप्लाई ग्लूकोज सप्लाई वो ब्रोंकियल आर्टरी से आता है, यानी दूसरी आर्टरी सिस्टम से आता है। पल्मोनरी आर्टरी तो अशुद्ध ब्लड लेके जा रही है, वो शुद्ध ब्लड लेके नहीं जा रही है। तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरी बंद होने से लंग्स डेड नहीं हो जाता, पल्मोनरी आर्टरी बंद होने से लंग्स काम नहीं कर पाता लेकिन डेड नहीं होता। तो इसलिए इंजेक्शन देने के लिए आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक के केस में जो इंजेक्शन 12 घंटे के अंदर देना चाहिए, एम्बोलिज्म के केस में वो इंजेक्शन आप 14 दिन तक भी दे सकते हैं। तो विंडो पीरियड इसमें लॉन्ग होता है, ज़्यादा ड्यूरेशन तक आप इंजेक्शन को सक्सेसफुली दे सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है इंजेक्शन का सक्सेस का चांसेस कम होते जाता है क्योंकि क्लॉट धीरे धीरे करके हार्ड होने लगता है। तो इसका इंजेक्शन का सक्सेस रेशियो 12 से 14 दिन के बाद दे तो सकते हैं लेकिन इफेक्ट उतना नहीं आएगा जितना आप पहले एक आध दिन में दोगे तो ज़्यादा आएगा। पर टाइम बाउंडेशन हार्ट अटैक में जितना है कि तुरंत दौड़ खत्म करो, वैसा एम्बोलिज्म में नहीं है। स्लो एक्टिंग एजेंट में इसलिए प्रेफर करता हूँ स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह, क्योंकि एक तो मेनली सस्ते हैं, दूसरा ये है कि अगर एक इंजेक्शन फेल हुआ तो आप कंटिन्यूसली देते रहोगे तो धीरे धीरे करके जितना भी क्लॉट पॉसिबल हो डिजॉल्व हो जाता है। ये इंजेक्शन से क्लॉट पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार थोड़ा क्लॉट का हिस्सा बच जाता है। यदि बच जाता है तो बाद में फिर आप उसको टैबलेट से धीरे धीरे घुल जाए, इसके हिसाब से आप खून पतला करने वाली जो मेडिसिन है जैसे एसिट्रॉम है, वॉरफरिन है, डेबिगैट्रिन है, पिक्साबैन है, रिवारोक्साबैन है, ये सारी मेडिसिन आप उनको देते रहते हो जिससे धीरे धीरे करके क्लॉट घुलता रहता है। इसमें भी आप पुराने जनरेशन के जो एजेंट्स हैं यानी वॉरफरिन और एसिट्रॉम वो दे सकते हो, ये थोड़े पुराने जनरेशन के थोड़े सस्ते हैं। इसके अलावा जो न्यूअर एजेंट्स हैं जैसे पिक्साबैन, रिवारोक्साबैन, डेबिगैट्रिन, इडॉक्साबैन, ये नए एजेंट्स हैं, थोड़े कॉस्टलियर हैं पर इनकी प्रॉपर्टीज़ बेटर है। हालांकि यहाँ पे कॉस्ट का उतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे एसिट्रॉम का वॉरफरिन का दाम 2-3 रुपये है और पिक्साबैन वगैरह का दाम 10-12 रुपये है। तो कॉस्ट में यहाँ उतना फ़र्क नहीं है, इंजेक्शन के कॉस्ट में ज़्यादा वेरिएशन होता है। इस इंजेक्शन का देने का रिस्क ये है कि कभी कभार इससे सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग खांसी में, उल्टी में, मोशन में कहीं पे भी हो सकती है, बहुत किस्मत ख़राब हो तो ब्रेन में भी हो सकती है। बाकी कहीं पे भी ब्लीडिंग हो तो मैनेज करना कंपेरेटिवली ईजी है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो मैनेज करना मुश्किल है। ये इंजेक्शन अगर किसी व्यक्ति को अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो, पहले कोई ब्रेन की बीमारी हो, पहले कोई ब्रेन में अगर चोट वगैरह लगी हो, ब्रेन का कोई ट्यूमर हो, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, या पेशेंट को कोई ऐसी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या ऐसी कोई दवाइयाँ और चल रही है जिससे खून ज़्यादा पतला रहता है तो ये इंजेक्शन यूजली अवॉइड करते हैं। पर अदरवाइज ज़्यादातर ये पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी यही है। इनफैक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी यही है क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट में तो आपके पास एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन होता है जहाँ आप स्टेंट डाल के नलियों को खोल सकते हो। पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वैसा कोई स्टेंटिंग की फैसिलिटी नहीं है, ज़्यादातर पेशेंट में ये थ्रोम्बोलिटिक वाला इंजेक्शन ही देना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा बाकी कोई और ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं है। टैबलेट्स जो आप देते हैं वो बहुत कम इफेक्टिव होते हैं, तो वो नए क्लॉट को बनने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। हिपैरिन भी नए क्लॉट को बनने से कुछ हद तक रोक सकता है पर पुराने क्लॉट को उतना डिजॉल्व नहीं करता। और इसके अलावा जो दूसरा थेरेपी है सर्जिकल थेरेपी, वो बहुत रिस्की और बहुत बड़ा सर्जरी होता है, तो इसलिए सर्जरी और इसके बीच में एक ही रास्ता बचता है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। इसलिए एम्बोलिज्म में ज़्यादातर पेशेंट में इसी को यूज़ करते हैं। हार्ट अटैक के केस में क्योंकि एंजियोप्लास्टी अवेलेबल है तो ज़्यादातर केस में एंजियोप्लास्टी को प्रेफर करते हैं। जहाँ एंजियोप्लास्टी नहीं होती है वहीं हम ये इंजेक्शन को देना प्रेफर करते हैं। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे इस तरह के पेशेंट की? यदि आप पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हो तो पता कैसे चला कि क्लॉट डिजॉल्व हुआ? ऑब्वियसली थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आप सीटी स्कैन करते हैं देखने के लिए कितना क्लॉट है, पर बार बार सीटी स्कैन करना तो फिजिबल नहीं कि और हम 2 घंटे में और 3-3 घंटे में सीटी स्कैन करके देख रहे हैं। तो हम इकोकार्डियोग्राफी द्वारा और पेशेंट के क्लिनिकल पैरामीटर से जज करते हैं। यदि उसका हार्ट रेट कम हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, सांस फूलना कम हो रहा है, और यदि पेशेंट का अगर क्लॉट बर्डन कम होते जा रहा है, इको में पेशेंट को राइट साइड जो प्रेशर्स है वो कम हो रहे हैं, यदि राइट वेंट्रिकल जो फेलियर में गया है वो कंपैरेटिवली कम हो रहा है, तो ये सब अच्छे साइंस है, इसका मतलब थेरेपी रिस्पॉन्ड कर रही है। यदि नहीं कर रही है तो इसका मतलब ख़राब साइंस है, तो आपको फिर अगले स्टेप या सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में साथ में इंजेक्शन के आप बाकी थेरेपीज भी देते हो, जैसे ऑक्सीजन दिया, इंट्रावेनस फ्लूइड्स दिया, ब्लड प्रेशर अगर कम है तो बीपी बढ़ाने वाले इंजेक्शंस दिए, खून पतला करने वाले टैबलेट्स वगैरह दिए, तो ये सारी चीज़ें आप साथ में देते हो। इंजेक्शन मेन स्टे ऑफ थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बाकी सब चीज़ें आप साइड बाय साइड देते हो ताकि पेशेंट को बाकी प्रॉब्लम्स नहीं और पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो। एक बार पेशेंट का इंजेक्शन कोर्स अगर कंप्लीट हो गया तो फिर आप
बार बार इंजेक्शन नहीं दे सकते, हर 2 महीने में इंजेक्शन नहीं दे सकते। उसके बाद फिर आप टैबलेट्स पर मेंटेन करते हो, फॉलोअप करते हो, रेगुलर इकोज देखते रहते हो, और अगर लगता है तो रिपीट सीटी स्कैन करके भी आप देख सकते हो कि कितना क्लॉट बर्डन बाकी है। अगर बहुत कम क्लॉट बर्डन है तो आप टैबलेट्स पर मैनेज करते हो। अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट बर्डन है और इंजेक्शन बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो फिर सर्जरी का ऑप्शन हो सकता है, या इंजेक्शन आप एक और बार फिर ट्राई कर सकते हो। कुछ नई लेटेस्ट क्लॉट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स भी आई है जहाँ कैथेटर द्वारा आप क्लॉट को थोड़ा डिजोल्व कर सकते हो या वहाँ से वैक्यूम एस्पिरेशन कैथेटर से निकाल सकते हो, पर ये टेक्निक्स अभी काफ़ी कॉस्टली है और कॉमनली यूज़ नहीं हो रही है मार्केट में, तो अभी ये टेक्निक उतनी कॉमन नहीं है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फ्यूचर में टेक्निक ज़्यादा आने लगेंगी, ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने लगेंगी। एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी को ही यूज़ किया जाता है। अगर फ्यूचर में कोई एंजियोप्लास्टी जैसी टेक्निक डेवलप हो पाई जो ठीक ठाक प्राइस में बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाए तो फिर फ्यूचर में शायद उसी को यूज़ किया जाएगा। एज ऑफ नाउ ये ऑल्टरनेटिव जो कैथेटर बेस्ड थेरेपीज़ है वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते और थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए उनको कम यूज़ किया जाता है। एक कैथेटर गाइडेड थ्रोम्बोलिसिस भी होता है जिसमें आप ये करते हो कि एंजियोग्राफी में जैसे आप कैथेटर में क्लॉट को लोकेट करते हो वैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में आप ले जाके कैथेटर क्लॉट को लोकेट करते हो, ढूंढते हो, फिर वहाँ पे आप कैथेटर को बैठा के उस इंजेक्शन द्वारा अगर आप थेरेपी देते हो या इंजेक्शन देते हो, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हो तो सक्सेस का चांसेस ज़्यादा होता है। इसको कैथेटर गाइडेड थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं। इसका सक्सेस रेशियो रेगुलर थ्रोम्बोलिसिस से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्ट इंजेक्शन आप वहीं पे दे पा रहे हो, कम डोज में भी इंजेक्शन ज़्यादा बेटर असर कर पाएगा और इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। खासकर अगर आप महंगा वाला इंजेक्शन दे रहे हो जो कि एक शॉट में असर करता है तो वो वहाँ पर ज़्यादा देने का असर है। इसमें एक और ऐसा भी कर सकते हो कि आप वायर से वो जो क्लॉट है उसको क्रॉस करके बलून से थोड़ा डायलेट कर दो, थोड़ी जगह कर दो, फिर आप इंजेक्शन दे दो ताकि वो इंजेक्शन ज़्यादा अच्छा असर करे और दूसरी जगह डाइवर्ट ना हो जाए, इफेक्ट क्लॉट के ज़्यादा पार्टिकल्स पर हो पाए। तो ये थेरेपी भी काफ़ी जगह यूज़ होती है। ये कंपेरेटिवली उतना कॉस्टली नहीं है, ये थोड़ा चीपर है, किया जा सकता है। जो बाकी बड़े वैक्यूम एस्पिरेशन कैथेटर्स वगैरह आते हैं जिसमें पूरा क्लॉट को ही निकाला जा सकता है, वो अभी मार्केट में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं पर काफ़ी कॉस्टली हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन।